आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन। यह समाज का एक ऐसा प्रचलित विषय है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि जिसको इसका लाभ होता है वो तो इसके पक्ष में होता है और जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो इसके विपक्ष में होता है। लेकिन जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है उसको, उस विशेष वर्ग जाति को ये सोचना चाहिए कि हम में और उनमें क्या अंतर है जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है और हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ तो अंतर होगा जिस कारण उनको रिजर्वेशन मिलता है और हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इस पूरे विषय को मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा कि उनको रिजर्वेशन मिलने का कारण क्या है और किसी विशेष वर्ग जाति को रिजर्वेशन मिलने का कारण क्या नहीं है। पहले तो हम रिजर्वेशन शब्द को समझते हैं। रिजर्वेशन मतलब किसी चीज़, किसी प्लेस या किसी थिंग को रिजर्व कर देना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। रिजर्व करने का मतलब कि अब वो चीज़ उसकी ही होगी, उससे उसको कोई छीन नहीं सकता है। ये जनरल कैटेगरी वालों के साथ नहीं है, एससी, ओबीसी, एसटी कैटेगरी लोगों के साथ है। उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है कुछ विशेष पर्टिकुलर प्लेसेस पे। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए। इससे पहले सन 1902 में कोल्हापुर के जो महाराज थे, महाराज राजश्री, वो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था। इक्वालिटी ऑफ रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ एससी, ओबीसी, एसटी मीन्स नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी, जो कि सवर्णों में नहीं आते थे, उनके लिए इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था। रिजर्वेशन एससी, ओबीसी, एसटी को क्यों मिलता है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं और उसको आप समझिएगा। आप बस में भी सफ़र करते होंगे, रेलवेज में भी, ट्रेनों में भी सफ़र करते होंगे, तो आपने बसों में देखा होगा कुछ सीटें रिज़र्व कर दी जाती हैं फॉर सीनियर सिटीज़न, कुछ सीटें रिज़र्व कर दी जाती हैं फॉर वुमेन। इसी तरह सेम ट्रेन में आप देखेंगे एक पूरी की पूरी बोगी फॉर हैंडीकैप्स, एक पूरी की पूरी बोगी फॉर वुमेन और सीनियर सिटीज़न के लिए। क्यों? कि अगर आप इसके पीछे सोचेंगे तो इसका रीज़न ये निकलेगा कि बसों में सीनियर सिटीजन्स के लिए इसलिए रिजर्व कर दिया जाता है क्योंकि वो फिजिकली थोड़ा ना कहीं यूथ से कमज़ोर होते हैं, वुमेन्स भी कमज़ोर होती हैं, इसलिए उनको रिजर्व कर दिया जाता है। इस रिजर्वेशन को अगर आप सोचें तो ये रिजर्वेशन आपको गलत नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरों के कंपैरिजन में कमज़ोर हैं। तो क्या हमारी सोसाइटी में एससी, ओबीसी, एसटी जनरल के रिस्पेक्ट में कमज़ोर हैं? क्या उनके कुछ अलग ही फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या नेचुरली? ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं से वो सोसाइटी में डिसेबल हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ में हैं। उनका माइनॉरिटी में होने का कारण कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, कोई नेचर ने नहीं दिया है कि आप कमज़ोर हैं इसलिए आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसका कहीं ना कहीं कारण जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी कारण, इसीलिए जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है और एससी, ओबीसी, एसटी वालों को रिजर्वेशन दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं भी इस पूरी चीज़ को समझाऊंगा कि इस तरीके से कि जनरल कैटेगरी थोड़ा सा सोसाइटी में मजबूत पक्ष है और एससी, ओबीसी, एसटी थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष है। कारण जनरल कैटेगरी ही है, मैं उसको अभी आगे अच्छे से समझाऊंगा। पहले कुछ बातों को समझते हैं। रिजर्वेशन कुछ लोग सोसाइटी में बोलते हैं कि रिजर्वेशन से सोसाइटी में असमानता फैली हुई है। तो सबसे पहली बात, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही है। और अगर इंडिया की टोटल जॉब्स को देखें, अगर उसको हम 100% माने तो टोटल जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं ओनली 2% है। 98% प्राइवेट जॉब्स है जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं अप्लाई है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 2% जॉब से सोसाइटी में असमानता फैली हुई है कि उनको रिजर्वेशन दे दिया इसलिए असमानता फैली हुई है। 98% प्राइवेट जॉब्स है जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, तो इसका तो पहली बात तो असमानता से कोई कारण नहीं। दूसरा, अब हम लोग समझते हैं रिजर्वेशन। अपने यहाँ इंडिया में 2 टाइप का रिजर्वेशन है। सबसे पहला रिजर्वेशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल। मैं दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, आगे क्या है हॉरिजेंटल और क्या है वर्टिकल रिजर्वेशन, अच्छे से समझेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि जनरल कैटेगरी किस तरीके से एससी, ओबीसी, एसटी से मजबूत है, इस वजह से उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा कारण है इक्वालिटी। सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए ही रिजर्वेशन लाया गया था, क्योंकि रिजर्वेशन से पहले इनइक्वालिटी बहुत बड़ी थी। आपको मैं एक कहानी बताता हूं, अभी 100 साल भी नहीं हुए, 1924 की कहानी है। कहानी ये है, केरल में एक त्रावणकोर नाम का एक गांव था। 1924 की बात है।
वहाँ पर निम्न जाति मतलब SC, OBC, ST इन जातियों को एक विशेष प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। अभी आप सुनेंगे किस प्रकार का टैक्स, और ये टैक्स अंग्रेजों द्वारा नहीं था, ये टैक्स था उच्च जातियों का, मतलब जनरल कैटेगरी का आप कर सकते हैं, सवर्णों का टैक्स था किन पर, निम्न जातियों पर। इस प्रकार का टैक्स था। टैक्स दो पहलू में था, एक तो मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए ये टैक्स था कि अगर वो सोसाइटी में चलेंगे तो अपना सर उठा के नहीं चल सकते, अगर वो सर उठा के चलना चाहेंगे तो उनको हेड टैक्स देना पड़ता था। वो हेड टैक्स के नाम से फेमस था। अगर वो सर उठा के चलना चाहते हैं तो उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था, अंग्रेजों को नहीं, ऊंची जातियों को। उसके बाद महिलाओं के लिए एक बड़ा ख़राब सा टैक्स था जिसको ब्रेस्ट टैक्स बोला जाता था। जो निम्न जाति की महिलाएं थीं, निम्न जाति की महिलाओं में अगर वो सोसाइटी में निकलती थी तो वो अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से पे कपड़ा नहीं ढक सकती थी, मतलब उन्हें ऊपर से पूरा निवस्त्र होकर के घूमना पड़ता था। अगर वो कपड़ा डालना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिसको ब्रेस्ट टैक्स कहते थे। आप उस स्थिति को समझिए, वो स्थिति कैसी थी निम्न जातियों की। और ये इन जातियों पर टैक्स लगाया सिर्फ उच्च जातियों वालों ने। ये 1924 में फ़िलहाल ख़त्म हो गया। आप गूगल करेंगे तो एक नांगेली नाम की महिला थी, नांगेली नाम की महिला ने इसका थोड़ा सा विरोध किया सोसाइटी में कि मैं टैक्स नहीं दूंगी। तो जब एक दिन वो मार्केट में जा रही थी तो उसने अपने ऊपर पूरा कपड़ा वपड़ा लिया था। उच्च जातियों में सभा बुलाई गई कि ये महिला है, ये टैक्स नहीं दे रही है, तो इसको बुलाया जाए और इससे टैक्स वसूला जाए। तो कई सारे उच्च जातियों के लोग गए और उससे टैक्स मांगने गए, तो उसने टैक्स नहीं दिया, अपने ब्रेस्ट को काट करके उनको दे दिया। वो बड़ी और आज भी वो गांव नांगेली के नाम से जाना जाता है, गूगल कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें थी। दूसरा चीज़, शिक्षा का अभाव। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में ये बोला गया, रिजर्वेशन ये भी है, मैं बताता हूँ कुछ। रिजर्वेशन ये है कि वर्ण व्यवस्था में ये बोला गया कि शिक्षा पर सिर्फ हक ब्राह्मणों का है। जो क्षत्रिय हैं वो सिर्फ सेना में जा सकते हैं, जो वैश्य हैं वो सिर्फ व्यवसाय देखेंगे, और दलित नीचा काम करेंगे। ये भी तो एक रिजर्वेशन था। अगर आप उस समय सोचो कि वो रिजर्वेशन क्या सही था या गलत था। दूसरी बात, 3000 सालों तक पूरी शिक्षा पर अधिकार, पूरी की पूरी 100% रिजर्वेशन सिर्फ सवर्णों का था। मतलब शिक्षा पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ सवर्ण ले सकते थे, बाकी कोई भी निम्न जाति के लोग शिक्षा नहीं ले सकते थे। मतलब किसी को पढ़ाना या पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार सवर्णों का था, ना SC का था, ना OBC का था, ना ST का था। जब ये धीरे धीरे हमारा देश 1947 में जब हमारा आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जो हैं वो अपनी फैमिली में 14वें सबसे छोटे लड़के थे जो पढ़ पाए थे, बाकी कोई नहीं पढ़ पाया था। उनके पिताजी ब्रिटिश सेना में हवलदार थे, तो उसकी वजह से उनको पढ़ने का मौका मिल गया। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा है कि पहली बात तो दलितों को स्कूल में जाने से मना था। अगर वो जाते थे तो क्लास में सीट में नहीं बैठ सकते थे, नीचे बैठते थे। और बैठने का एक स्कूल में और नियम था, उन्होंने बायोग्राफी में बताया है कि अगर उनको प्यास लगती थी, अगर उनको पानी पीना है तो उनको पानी वो खुद जा कर के नहीं पी सकते थे, उनको एक प्यून आता था, वो दूर से पिलाता था। और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये भी लिखा है, नो प्यून नो वाटर। मतलब अगर जिस दिन स्कूल में प्यून नहीं आता था तो उस दिन उनको प्यासा रहना पड़ता था। हाँ, ये अलग की बात थी कि उनके फ्रेंड जो भी थे वो पिला देते थे। तो इस तरीके से शुरुआत से ही दलितों को दबाया गया है। और दबाने का मतलब ना उनको शिक्षा दी गई है, ना उन्होंने शिक्षा लेने का वो किया है। तो 1947 में इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समझा, और समाज में इक्वालिटी लाने के लिए कि अगर जो वर्ग शुरुआत से ही हजारों साल से ही पढ़ता चला जा रहा है, ऊंचाइयों पर है, तो उसके लिए उसके आगे आने पीढ़ी के लिए आगे उठना बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जितने भी निम्न श्रेणी के लोग हैं, जितने भी SC OBC ST हैं, जिनको शिक्षा का हमेशा अभाव रहा है, कभी भी शिक्षा नहीं मिल पाई है, कोई भी कारण रहा हो, वो हमेशा नीचे रहे हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल लें, 400 मीटर की रेस है और उसमें 2 व्यक्ति को दौड़ाया गया, एक जो पहले से ही फिजिकली फिट है पूरा ओवरऑल पहले से ही, और एक ऐसा है जो हैंडीकैप है, विकलांग है। और विकलांग वो स्वयं नहीं, उसको विकलांग बनाया गया है पिछले हजारों सालों से। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उन दोनों व्यक्तियों को रेस में उतारा जाए तो आप पहले ही बता देंगे जो फिट है वो आराम से दौड़ जाएगा। तो फिजिकल जो डिसेबल था खुद से नहीं, नेचुरली नहीं, उसको बनाया गया हजारों सालों से, क्योंकि उसको कभी भी शिक्षा दी ही नहीं गई। 100% शिक्षा पर अधिकार सवर्णों का ही था। निम्न जाति पढ़ ही नहीं पाई, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, तो समाज में इक्वलिटी ला ही नहीं पाएंगी। आप
डेटा है गवर्नमेंट का कि पूरे भारत में 27 लाख सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें से 17 लाख सवर्णों का है, मतलब जनरल कैटेगरी का 17 लाख, और मात्र 10 लाख में एससी भी है, ओबीसी, एसटी भी है। इसका कारण ये नहीं है कि जनरल बहुत तेज पढ़ने में है या जनरल बहुत ही अच्छे हैं इसलिए वहाँ पहुँच गए। इसका कारण ये है कि वो जो बची हुई निम्न जातियाँ हैं, एससी, ओबीसी, एसटी, वो कहीं ना कहीं पहले से ही शिक्षा के मामले में पीछे थी या उन्हें पीछे रखा गया। मैं कहूँगा उन्हें पीछे रखा गया क्योंकि उन्हें कभी भी शिक्षा दी ही नहीं गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रियों में है। कनाडा में है, यूके में है, स्वीडन में है, चाइना में है, जापान में है, न्यूजीलैंड में है। दूसरी बात, किसी भी स्टेट में 2 तरीके के स्टेट्स होते हैं, पहला पुलिस स्टेट और दूसरा वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट का सिर्फ और सिर्फ काम होता है उस कंट्री या उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है, वेलफेयर स्टेट का सिर्फ और सिर्फ काम होता है सोसाइटी में इक्वालिटी को बना के रखना। जो पक्ष नीचे है, जो पक्ष गिर गया है या गिराया गया है, उसको थोड़ा सा सहारा देकर के उठाना और समाज में इक्वालिटी लाना, ये काम होता है वेलफेयर स्टेट का। और इस जो वेलफेयर स्टेट निम्न जातियों के पक्ष में थोड़ा सा काम करती है, उनको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। कुछ बातें और मैं बताऊं कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन 2 टाइप के हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। जो इंडिया में चल रहा है वो वर्टिकल रिजर्वेशन है। मैं पहले दोनों को समझा देता हूँ एग्जाम्पल वाइज, क्या है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और क्या है वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अगर हम समझें, अगर मैं पूरा एक एज्यूम करूँ कि 100% पूरी पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन में 25% रिजर्वेशन जनरल को दे दिया, 25% एससी को, 25% ओबीसी को और 25% एसटी को, सबको 25% दे दिया गया। और फिर अगर किसी 100 पद के लिए नियुक्ति होनी है, 100 पदों के लिए अगर नियुक्ति होनी है तो 25 तो ओबीसी भर दिए जाएंगे, 25 एससी भी भर दिए जाएंगे, 25 एसटी भी भर दिए जाएंगे और 25 जनरल भी भर दिए जाएंगे उसमें। लेकिन जब रिजर्वेशन जनरल वालों को नहीं अलॉट है, सिर्फ एससी, ओबीसी, एसटी 25-25-25%, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ उस 100 पदों में 25 ओबीसी ही जाएंगे, 25 एससी ही जाएंगे और 25 एसटी ही जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने हैं, कुछ भी इसका कोई भी वैरी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 25 ओबीसी भरे जाएंगे। अगर 26वां भी हो रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। ये एक तरीके का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और जो 25% जर्नल्स के लिए था उसमें सिर्फ जर्नल ही भरे जाएंगे। ये मैंने 25-25 लिया। वैसे इंडिया में रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस 10%। ये था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन को समझें तो वर्टिकल रिजर्वेशन में अगर हम बात करें कि 100 में 20 सीटें जनरल की हैं, 30 सीटें एससी की हैं और 25-25 ओबीसी और एसटी की हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर जब 100 पदों की नियुक्ति होगी तो 30 तो एससी भर दिए जाएंगे, 25 ओबीसी भर दिए जाएंगे और 25 एसटी भर दिए जाएंगे। और जो बची 20 पोजीशंस हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए थी, इसमें ओबीसी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है अपनी मेहनत करने पर आए हैं, तो वो उस 20 जगहों में जो जनरल्स की जगह हैं उसमें भी वो अपना स्थान बना सकता है। 25 जो 30 एससी की थी उसमें तो भरी जाएंगी, और अगर 30 एससी के अलावा कोई 31वां एससी आ गया जो पढ़ने में अच्छा है, वो अपने नंबर से आकर के उस 20 पोजीशन में भी आ जाएगा। मतलब 30 तो एससी भर ही दिए गए, और अगर 10-15 एससी और जो नंबर अच्छे से ला करके कट ऑफ में लाई करके तो 20 पोजीशन में भी आ जाएंगे। तो ये थोड़ा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात थी, रिजर्वेशन के पक्ष की बातें। अब थोड़ा सा मैं रिजर्वेशन के विपक्ष में आकर के बात करता हूँ। देखिए आज के समय में क्या है कि ये सब बातें जो थी बहुत थोड़े कुछ समय पहले की बातें थी, आज से 60-70 साल पहले, आज़ादी के पहले से। आज़ादी के बाद से धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई। एससी भी सोसाइटी में इक्वलिटी पे आने लगा, ओबीसी भी अभी पूरी तरीके से नहीं आ पाया, थोड़ा सा आ गया है। तो रिजर्वेशन में थोड़ी सी लिमिटेशन डालनी चाहिए। जैसे अगर एससी को 17% या ओबीसी को 27% रिजर्वेशन अलॉट है, तो इसमें लिमिटेशन मेरे अकॉर्डिंग ये डालनी चाहिए कि जैसे किसी भी फैमिली को, जैसे कि एक फैमिली एज्यूम करते हैं, फादर मदर 2 चिल्ड्रेन, अगर किसी भी फादर या मदर को रिजर्वेशन एक बार अलॉट होकर के वो किसी एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब पे पहुंच जाता है, तो रिजर्वेशन में ये लिमिट डालनी चाहिए कि फिर अब उस फैमिली में मतलब उनके लड़के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस
रेस में उस फील्ड में इक्वालिटी पे आ चुके हैं जहां पर पहले से लोग चल रहे हैं। तो ऐसे रिजर्वेशन में लिमिट डालनी चाहिए कि अगर जिस फैमिली को एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है तो उस फैमिली में फिर दोबारा से रिजर्वेशन ना आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी में अब आ चुके हैं। तो रिजर्वेशन से थोड़ा सा विपक्ष का मुद्दा था कि जैसे कि मुझे रिजर्वेशन मिल गया है, मैं गवर्नमेंट जॉब में पहुंच चुका हूं, अब मेरे लड़कों को भी मिल रहा है रिजर्वेशन, फिर उनके लड़कों को भी मिल रहा है रिजर्वेशन, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाली बात हो जाएगी। तो रिजर्वेशन में थोड़ी सी ये लिमिटेशन डालनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।